हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला, जो कि क्या होता है, जो आपके पास ये फार्मूला होता है, इसी को बेसिकली हम प्रूव करेंगे यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये प्रूव करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए ये जो रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कैसे मूव करेगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, एटम में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाए, इसके हिसाब से, बोर के हिसाब से, है ना। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी, ये होगी माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपान अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कितना होगा? माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। और एक हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है, जिसे हम आर इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है इसमें से जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। 1 सेकेंड। सो ये होता है एम ई फोर अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। ठीक, तो इतना पता होना चाहिए। तो अगर इतना पता है तो हम इसमें अगर देखें, सपोज इसमें से अगर हम निकाल लें जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, क्योंकि ये तो यहाँ पे है नहीं, तो जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो ई एन में क्या बचेगा? ई एन में बचेगा आपके पास एम ई फोर अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आर इन्फाइनाइट से अगर कंपेयर करें तो एम ई फोर है, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर है, यहाँ पे एच सी है, तो ऐसा करते हैं एच सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एम ई फोर, और ये हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये एच क्यूब हो जाएगा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई एच सी। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है? आर इनफाइनाइट है। तो आर इनफाइनाइट यानी रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे आर इनफाइनाइट, एच सी हो जाएगा। ये आपके पास ई एन यानी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर आर इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट में है ई आई, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई एफ। तो अगर ई आई हम निकालना चाहें, ई आई कितना हो जाएगा? माइनस जेड स्क्वायर, और मान लेते हैं ये कौन सा स्टेट है? आई स्टेट है। इस स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस ऑर्बिट को हम बता रहे हैं कि हमारा एन आईएथ ऑर्बिट है। और मान लो ये क्योंकि एफ है तो यहाँ पर मान लेंगे एन एफ ऑर्बिट है। माइनस जेड स्क्वायर एन आई स्क्वायर आर इन्फिनिटी इंटू एच सी, ये ई आई हो गया। ई एफ कितना हो जाएगा? मतलब इस स्टेट की एनर्जी यूजिंग दिस फार्मूला। एन एफ वाले की क्या एनर्जी हो जाएगी? माइनस जेड स्क्वायर एन एफ स्क्वायर आर इन्फिनिटी एच सी। ठीक है, तो इसको अब हम जा रहे हैं इरेज करने, और ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसमें से कंसिडर करें ई आई माइनस ई एफ, मान लो हम दोनों को घटा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर आर इन्फिनिटी एच सी अपान एन आई स्क्वायर, फिर माइनस ई एफ कितना होगा? माइनस जेड स्क्वायर एन एफ स्क्वायर आर इन्फिनिटी इंटू एच सी, इतना हो जाएगा। ठीक है, सो ये अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर आर इन्फिनिटी एच सी अपान एन आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर आर इन्फिनिटी एच सी अपान एन एफ स्क्वायर। ठीक, तो जेड स्क्वायर भी कॉमन है, आर इन्फिनिटी भी कॉमन है,
और Hc भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, -1 अपान Ni स्क्वायर प्लस 1 अपान Nf स्क्वायर। ठीक, जेड स्क्वायर ओके सही है, ठीक है, Ei माइनस Ef। लेकिन हमें बोर पास्टुलेट से पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या निकाला, इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है और इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा ऐसे, ठीक, और इस रेडिएशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एच न्यू, जो कि बराबर होगी ई आई माइनस ई एफ के। एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ के बराबर होगी, है ना। कैसे पता, बोर पास्टुलेट से। अगर हम इस रेडिएशन का अगर हम एच न्यू निकालना चाहें तो ई आई माइनस ई एफ के बराबर होगा, और ई आई माइनस ई एफ हमने ये निकाल रखा है, तो हम ई आई माइनस ई एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं, एच न्यू रख सकते हैं। मतलब कौन सा रेडिएशन है ये, जो इलेक्ट्रॉन ई आई में से ट्रांजिशन करके ई एफ में आया है, जो रेडिएशन ये निकालेगा, ठीक है, या फोटोन जो निकालेगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, जो कि बराबर होगी ई आई माइनस ई एफ के। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है कि अगर कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेलोसिटी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो इस केस में हो जाएगा न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो यहाँ हम रख देंगे, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर इन्फिनिटी एच सी माइनस 1 अपान एन आई स्क्वायर प्लस 1 अपान एन एफ स्क्वायर। तो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 1 अपान लेमडा आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1 अपान प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपान एन आई स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला आया है इसी को कौन सा फार्मूला बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला। रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला, तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो ये किसके लिए लागू होता है, हाइड्रोजन लाइक के लिए लागू होगा, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए, यानी चाहे तो हाइड्रोजन एटम हो चाहे तो आयन हो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए ये लागू होगा फार्मूला। तो हमारे पास एनर्जी इतनी थी, ये आर इनफाइनाइट था, फिर हमने क्या किया, एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इतना आ गया। तो अगर आपको ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, तो अगर ये भी याद है तो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बेसिकली, है ना। nth स्टेट में एनर्जी कितनी है, आर इनफाइनाइट के टर्म में। तो ये हमने निकाल लिया एफ स्टेट की एनर्जी, ये हमने निकाल लिया ith स्टेट की एनर्जी, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी ई आई माइनस ई एफ। ई आई माइनस ई एफ हमारे पास बोर पास्टुलेट होता है एच न्यू, और इसको हमने सॉल्व ही कर रखा है, यह आ जाएगा इतना। न्यू की जगह पे लिख सकते हैं सी अपान लेमडा, तो एच सी कैंसिल, ये आ गया 1 अपान लेमडा बराबर इतना। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला। और हमें पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है वेव नंबर। तो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, 1 अपान वेवलेंथ इन वैक्यूम। सो 1 अपान लेमडा जो है इसको हम लिख सकते हैं न्यू बार वेव नंबर, और बाय डेफिनेशन ये वेव नंबर होगा न्यू बार, और 1 अपान लेमडा की वैल्यू कितनी है, ये है। तो ये हमने निकाल लिया रिड्ज-रिडबर्ग फार्मूला। आर इनफाइनाइट जो है वो कितना है, 1.09737 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट का मान इन एसआई यूनिट। न्यू बार कितना है, 1 अपान लेमडा, इसको बोला जाता है वेव नंबर। ठीक है, अगर हम एन एफ बराबर 1 ले लें, एन आई बराबर 2 3 4, तो कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। एन एफ बराबर 2 ले लें, एन आई बराबर 3 4 5, तो हमें मिलेगी बामर सीरीज। एन एफ बराबर 3 ले लें, एन आई बराबर 4 5 6, तो हमें मिलेगी पास्चन सीरीज। एन एफ बराबर 4 ले लें, एन आई बराबर 5 6 7, हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, ब्रैकेट सीरीज। एन एफ बराबर 5 ले लें, एन आई बराबर 6 7 8, तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, कुंड सीरीज मिलेगी। तो लाइमन सीरीज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर आपका विजिबल रीजन में लाई करती है, बाकी ये तीनों जो हैं ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी।
इंफ्रारेड रीजन में ये तीनों सीरीज लाई करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। पहला है एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पे। तो ये ब्लैंक स्लाइड है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास मान लो ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये मान लो ग्राउंड एनर्जी है, ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड। ठीक, तो ये आपके पास n बराबर 1 2 3 4 5। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एनर्जी इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है तो यहीं पे रहेंगे ये। ठीक है, जैसे ही यहाँ से एक्सटर्नल एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, एटम को एक्सटर्नल एनर्जी जैसे ही दोगे तो क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब कौन से स्टेट में जाएगा वो डिपेंड करेगा ये कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये सारे स्टेट अनस्टेबल स्टेट हैं। अनस्टेबल स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रहेगा। ये वाला जो गया है यहाँ पे 10⁻⁸ रहेगा, 10⁻⁸ रहेगा, 10⁻⁸ रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वापस आएगा। वापस आएगा तो वापस आने में हमें पता है कि डायरेक्ट ये वापस नहीं आ सकता है। ये क्या करेगा? एक रेडिएशन एमिट करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, फिर ये वाला ऊपर था तो ये नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, और ये भी क्या करेगा? एक रेडिएशन एमिट करेगा, एच न्यू, बेसिकली फोटोन एमिट करेगा। चाहे रेडिएशन बोल दो चाहे फोटोन, दोनों सेम ही बात है। फिर ये 4 वाला 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करेगा? एक रेडिएशन ये भी एमिट करेगा। 5 वाला जब आएगा तो ये भी क्या करेगा? एक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो जो ये रेडिएशन इमिट कर रहा है, अगर हमें इसका स्पेक्ट्रम देखना है तो ये इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी आपको स्पेक्ट्रोमीटर में, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइट मिलेगी ब्राइट लाइन, और इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइट मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइट मिलेगी। इसी स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में है। ठीक, ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 से 1 में डायरेक्ट ना आए, 5 से 3 में आ जाए या 5 से 4 में आ जाए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। second, so when atom receives energy from outside, the electron makes a transition to state of higher energy state and come to ground state. तो जब ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो जैसे हमारे पास ये हो गया n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और हमें पता है कि जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी सेपरेशन कम होता जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत कम होगा, फिर और कम और कम और कम और कम, ऑलमोस्ट यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना? ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, नॉट एग्जैक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मान लो एनर्जी यहाँ पे एटम था या इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी मिला तो सब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक, अब ये पहुँच गए हैं। ठीक है, पहुँचने के बाद हो सकता है इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे गया है, सारे इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे जितने भी हैं सब क्या करें? n बराबर 1 में वापस आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। इसका मतलब है कि इनिशियल जो है वो क्या है? ni बराबर 2 है, ni बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। लेकिन nf यानी फाइनल स्टेट जो होगा वो क्या होगा? n बराबर 1 होगा। इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो एक फोटोन निकलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक आपके पास इनफाइनाइट पे जो स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा वहां से आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमें एक मिलेगा। इसको हमने डॉटर से रिप्रेजेंट कर दिया है जो इनफाइनाइट से ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है,
फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आए, दूसरे एनर्जी स्टेट में अगर आएंगे तो क्या होगा, सब ऊपर से लेकर के सब दूसरे स्टेट में आएंगे, तो इसको बोलेंगे बामर सीरीज। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल स्टेट में आए, इसको हम बोलेंगे पाश्चन सीरीज। और अगर चौथे एनर्जी स्टेट या चौथे एनर्जी लेवल में आ रहे हैं n = 4 में, इसको बोलेंगे ब्रैकेट, और n = 5 में इसको बोलेंगे फुंड सीरीज। तो ये हमने डिस्कस कर दिया कि आपके पास अगर एटम है तो उसका एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा। उसमें बेसिकली हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में 5 सीरीज बनती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज।